हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 12 जुलाई 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि द हिंदू से पहला संपादकीय न्यूज़ लिया गया दोस्तों कि पहला न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अमेरिका ईरान तनाव कि पता है कि पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य व कूटनीतिक तनाव पर आधारित है कि मुख्य मुद्दा क्या है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज मुजतबा खामेनेई द्वारा अपने पिता का मौत का बदला लेने का घोषणा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का द्वारा दी गई सैन्य धमकियों ने क्षेत्र में शांति समझौते या एमओयू को खतरे में डाल दिया गया है। कि आइए पढ़ते हैं कि द हिंदू का नजरिया टर्म की अधिकतम दबाव मैक्सिमम प्रेशर की नीति और हवाई हमले ईरान के रुख को बदलने में नाकाम रहे हैं। यदि होमर्ज जलमरु मध्य स्टेट ऑफ होर्मुज में वेबसाइट जहाज़ों पर हमले जारी रहते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। कि सुझाव क्या है कि दोनों देशों के आपस में और विश्वास की कमी ट्रस्ट डिफिसिट को दूर करना चाहिए और गंभीर कूटनीतिक बातचीत शुरू करना चाहिए। कि अंतर्राष्ट्रीय एवं कानूनी मुद्दा सुरक्षित चलने का अधिकार राइट टू वे कि ओपनिंग लेख में भारत के शहरी ढांचे और सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर बात करता है कि मुख्य मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया भारत पर आर्थिक प्रभाव के बारे में किस प्रकार आर्थिक प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में फुटबॉल पर सुरक्षित चलने और नागरिक को मौलिक अधिकार बना देते हैं। द हिंदू भारत में विकसित भारत के सपने के तहत केवल पश्चिमी देशों जैसे अर्बन डिजाइनर मामलों को लागू कर देना काफी नहीं। भारत सड़कों पर रेहड़ी पट्टी वालों और आजीविकाएं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस से संपादकीय न्यूज लिया गया है कि दोस्तों की राष्ट्रीय क्या है कि सतलुज के किनारे पंजाब के गांव की गुंज कंसर्न इन पंजाब विलेज की मुख्य बातें क्या कि पंजाब के सीमावर्ती और सतलुज नदी के आसपास के गांव में भारी भीड़ और एक साझा आवाज़ देखी जा रही है कि वे काले दिन कभी वापस नहीं लौटने चाहिए। कि विशेष क्या है कि संपादकीय पन्नों पर यह लेख पंजाब में आंतरिक सुरक्षा, युवाओं से जुड़े मुद्दों और अतीत के उग्रवाद या संकटपूर्ण दौर की यादों को लेकर समाज में फैली चिंता को उजागर करता है। पश्चिम बंगाल अपराध और कानून व्यवस्था पर संपादकीय क्या है कि पश्चिम बंगाल के बारूईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध को लेकर शुभेंदु अधिकारी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। कि एक्सप्रेस व्यू के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को अपनी कमियों के लिए दूसरों के बलि का बकरा बनाने से बचना चाहिए और सरकार को लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, उचित कानून प्रक्रिया, पीड़ितों के साथ साथ आरोपियों के मौलिक अधिकारों के सम्मान पर जोर देना चाहिए। वियतनाम में नाव हादसा कि वियतनाम में एक नाव पलटने से 15 भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु हो गई है। विश्लेषण है कि सभी नागरिक एक सेल फोन कंपनी द्वारा आयोजित छुट्टियां हॉलीडे पर गए समूह का हिस्सा थे। यह घटना विदेश में भारतीय पर्यटकों की सुरक्षा और दूर ऑपरेटरों के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। द साइंटेक्स से द हिंदू से लिया गया है कि दोस्तों की क्या है कि स्पेस एंड डिफेंस कि विक्रम पहला रॉकेट लॉन्च भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम पहला का टेस्ट फ्लाइट मिशन आगमन का लॉन्च विंडो आज 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। और गगनयान पैराशूट टेस्ट इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट का एयर ड्रॉप या टेस्ट इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है। चीन की समुद्री रॉकेट बूस्टर टेस्ट चीन ने समुद्र में स्पेस से लौटने वाले रॉकेट बूस्टर की सफल रिकवरी या सी बेस्ड रॉकेट बूस्टर रिकवरी का दुनिया का पहला नेट परीक्षण किया है। गगनयान के लिए PSLV की खामी दूर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि PSLV रॉकेट के तीसरे चरण या थर्ड स्टेज की तकनीकी खामियों को विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद ठीक कर दिया गया है। कि टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एप्पल का $30 बिलियन का चिप्स सौदा एप्पल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ खतरों के बीच घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चिप मेकर या ब्रॉडकॉम के साथ $30 बिलियन से अधिक का समझौता किया है। एप्पल बनाम ओपन टेक कंपनी ने एप्पल ने व्यावसायिक गोपनीयता या ट्रेड सीक्रेट चुराने के आरोप में ओपन का मुकदमा दायर किया है। मेटा की सोशल मीडिया के लत पर अपील मेटा ने सोशल मीडिया की लत लगाने के मुकदमे में आई फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर की है। विज्ञान और पर्यावरण साइंस एंड एनवायरमेंट सेल्यूलाइट की कहानी आज के विशेष विज्ञान लेख में सेल्यूलाइट के आविष्कार के इतिहास पर चर्चा की गई है कि जिसमें हाथी दांत या आइब्रो की निर्भरता को खत्म कर पियानो की चर्बियों और चश्मों के फ्रेम का रूप लिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी से सीमा हटाना IIT गुवाहाटी की एक टीम ने खोज की है कि नील हरित सिवाल ब्लू ग्रीन एल्गी पानी से जहरीली शीशे या लीड को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। भारत में डेडली बर्ड वायरस भारत में पहली बार पक्षियों में पाई जाने वाले घातक वायरस PABV4 इसको याद रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट PABV4 क्या भारत में पहली पक्षी में पाई जाने वाली घातक वायरस है, इसको याद रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसके दोस्तों PABV4 इसको याद रखना। कि टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों का नुकसान भारत के एक प्रमुख टाइगर रिजर्व में 14 आक्रामक पौधों या इन्वेसिव प्लांट की प्रजातियों के कारण घास के मैदान में तेजी से खत्म हो रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेल्थ एंड मेडिसिन की ब्रेस्ट कैंसर की दवा तक का पहुंच स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जीवन रक्षण और कैंसर दवाओं को मरीजों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार के त्वरित निर्णय लेने की मांग की है। सी सेक्शन की दरों में बढ़ोतरी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH56 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निजी अस्पतालों में जम्मू कश्मीर सी रेजियन डिलीवरी सी सेक्शन की बढ़ती दरों में सबसे आगे है। FSSAI
का स्वैगी की नोटिस। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने कथित तौर पर खराब या एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को वितरित करने के लिए स्वैगी इंस्टामार्ट को नोटिस जारी किया गया है कि 12 जुलाई 2026 से द इंडियन एक्सप्रेस के साइंस टैग से लिया गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई देने जा रहे हैं। और तकनीकी विवरण, यह ट्रेन 8 पैसेंजर कोच और 2 ड्राइविंग पावर कार के साथ दुनिया के लंबे हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है। इसकी क्षमता 2400 किलोवाट है। रूट या स्पीड, यह ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रेलवे सेक्शन 89 किलोमीटर पर 75 किलोमीटर घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलेगी। यह रोजाना 2 चक्कर लगेगी और लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा 300 किलोग्राम हाइड्रोजन का उपयोग करेगी। और महत्व क्या है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में भारतीय रेलवे का यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चीन ने पहली बार लैंड किया पुनः परियोजना रॉकेट, चाइना रीयूजेबल रॉकेट माइलस्टोन। मुख्य खबर क्या है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी लॉन्ग मार्च 110B रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक री-लैंड वर्टिकल लैंडिंग कराया। और क्षमता, यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 16 मीट्रिक टन तक पेलोड ले जाने से सक्षम है। असर क्या है, इस तकनीकी के साथ चीन अब सीधे अमेरिकी कंपनियों जैसे स्पेस एक्स की टक्कर में आ गया है और जिससे सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। और चंद्रमा पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की आदर्श संख्या, आइडल नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून की मुख्य खबर क्या है कि एक नए वैज्ञानिक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि भविष्य के चंद्र मिशनों की सफलता के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक साथ रहना सबसे आदर्श या फेवरेबल स्थिति है। कि शोध के बिंदु क्या, वैज्ञानिक ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए पाया कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के मुकाबले 6 लोगों की टीम मानसिक या तनाव या रेडिएशन या अचानक आने वाली तकनीकों चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकती हैं। विज्ञानिक सामाजिक भलाई डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने वर्चुअल हिस्सा लिया है। उन्होंने शोधकर्ता से कहा कि विज्ञान एक सार्वजनिक भलाई या पब्लिक गुड है, न कि केवल एक अमूर्त खोज। इस कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण भी उपस्थित थे। 12 जुलाई 2026 द इंडियन एक्सप्रेस से पर्यावरण से लिया गया दोस्तों, इन्वायरमेंट से जलवायु परिवर्तन से कि पुणे कचरा डंप यार्ड हादसा 83 घंटे बाद कार्य समाप्त। कि पुणे के मोसी कचरा डिपो के कचरे के पहाड़ के ढाने से हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। प्रशासन द्वारा चला गया 83 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन करके समाप्त हो गए हैं। पर्यावरणीय चिंता है कि घटना बड़े शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लचर सिस्टम और लैंडफिल साइट के कारण पैदा होने वाले गंभीर सुरक्षा एवं पर्यावरण खतरों को उजागर करती है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पौधारोपण महाअभियान 2026। उत्तर प्रदेश में आज 12 जुलाई को एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान चलाया गया है। कि विशेष कवरेज क्या है कि अभियान के तहत 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस के दोनों किनारों पर 5.50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और जिसमें नीम, पीपल, बरगद, जामुन जैसे पारंपरिक प्रजातियों का प्राथमिकता दी गई है। और तकनीकी निगरानी रोपे गए पौधे उत्तरजीविता सर्वाइवल रेट सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस बार जियो टैगिंग और ड्रोन निगरानी को सहारा ले रही है। अमेरिका में हिट ड्रोन कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका में हिट ड्रोन का कहर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की 2/3 हिस्से में हिट ड्रोन के कारण तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37.7 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। असर का अत्यधिक गर्म हवा के थेपेरों के कारण कई राज्यों में बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है और अन्य वन्य जीवों व स्थानीय परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। भारत की अल नीनो का बढ़ता खतरा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है और 1950 के बाद से सबसे खतरनाक रूप ले सकती है। मानसून का असर, मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि इसके कारण भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में 22 जुलाई तक मानसून बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है, जिससे कृषि और जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। द हिंदू से ये पर्यावरण या इन्वायरमेंट से लिया गया है दोस्तों। इससे पहले द इंडियन एक्सप्रेस से द पर्यावरण देख लिया था मैंने, तो द हिंदू से पर्यावरण से देख लिया था। तो क्या क्या मानसून बारिश का नया अध्ययन IIT पुणे की क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ने एक नए वैज्ञानिक अध्ययन के सामने आया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर पश्चिमी घाट पर गिरने वाले लगभग 1/4 25% बारिश हवा में ही वाष्पित एवोपोरेट हो जाती है। और भारत में पहली बार किसी प्रयोग के जरिए ये सटीक आंकड़ा को मापा गया है, जिससे वैज्ञानिकों को मौसम और जलवायु मॉडल पर बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अल नीनो का मानसून पर बिजली पर असर, मौसम विज्ञानों और HDFC बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस साल मजबूत अल नीनो के प्रभाव के कारण देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जुलाई महीने में अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है, जिससे भारत के पवन या पनबिजलियों हाइड्रो पावर उत्पादन पर असर पड़ सकता है। और केरल के वायनाड में टनल प्रोजेक्ट के भूस्खलन विवाद, केरल के वायनाड कलाहारी में हाल ही में हुए मलबे के खिसकने डेब्रिस स्लिप के हादसे के बाद पर्यावरण संगठनों वेनाड प्रकृति संरक्षण समिति ने सरकार से इस संवेदनशील निर्माणाधीन टनल रोड प्रोजेक्ट को दी गई वैज्ञानिक पर्यावरण मंजूरियां या स्टेचुरी क्लियरेंस की व्यापक जांच की गई है। द हिंदू एडिटोरियल के अनुसार वायनाड की नाजुक परिस्थितियों फ्रेजिकल इकोलॉजी को देखते हुए बुनियादी ढांचा परियोजना के करे जलवायु लचीलेपन या क्लाइमेट रेजिलियंस को आवश्यकता है कि मौसम
का पूर्वानुमान और भारी बारिश का अलर्ट। IMDC टेकर के अनुसार 12 जुलाई को भारत के पूर्वोत्तर राज्य उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। वही दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आपदा चक्रवात वावी टाइफून वावी के अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक शक्तिशाली चक्रवात टाइफून वावी ताइवान से होते हुए चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते 12 जुलाई के शुरुआती घंटों में भारी बारिश और तेज हवाएं की मद्देनजर 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाए गए हैं। द हिंदू से लिया गया दोस्तों इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा की आखिरी चरण में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर और लक्स मार्क के साथ रणनीतिक साझेदारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। दोनों देशों ने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार वस्तु और सेवाओं को दोगुना कर रुपये 35,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। इस बैठक ने कुल 18 महत्वपूर्ण परिणाम और 10 समझौते पर सहमति बनी है। और आरबीआई ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण लॉन्च किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2016 में होने वाले आगामी मौद्रिक नीति और समिति MPC की बैठक से पहले डेटा जुटाने के लिए 3 बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया। इसमें परिवारों की महंगाई को लेकर धारणा मापने के लिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और शहरी क्षेत्रों के लिए अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शामिल है। ये सर्वे 19 शहरों और 31 राज्यों के शासित प्रदेशों में आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिमी एशिया संकट भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर। द हिंदू से लिखा के अनुसार भारत और ईरान के बीच संघर्ष के कारण कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की कीमतों को उतार चढ़ाव जारी है। अप्रैल में भारतीय क्रूड बास्केट या $114.5 डॉलर प्रति बैरल था, तो जून के अंत तक $86.3 तक गिर गया था। हालांकि 12 जुलाई को स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान में हमले की ताज़ा खबरें के बीच बाजार के कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे भारतीय आयात बिल और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के आउटलुक पर असर पड़ सकता है। शिपिंग संकट के सरकार की रुपये 10,000 करोड़ की कंटेनर योजना है। वैश्विक स्तर पर माल ढुलाई दरों या फ्रेट रेट में भारी उछाल के बीच भारत सरकार ने कंटेनर निर्माण योजना कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग एसएम के तहत हस्तक्षेप तेज कर दिया गया। DCM श्रीराम ग्रुप द्वारा निर्मित पहले भारतीय XIM कंटेनर का अनावरण किया गया है। और वैश्विक शिपिंग दिग्गज मायस्क ने 1,000 और कंटेनर को ऑर्डर दिया है और कोची से जेवेल अली के लिए माल ढुलाई की दर्जे बढ़कर करीब $7,000 प्रति बेलर कंटेनर हो गए, जिसे नियंत्रित करने के लिए घरेलू कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेयर बाजार और मुद्रा बाजार की स्थिति कि बीते कारोबारी सत्र शुक्रवार शाम रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे दिग्गजों में खरीदारी और TCS के मजबूत तिमाही नतीजे के बाद घरेलू शेयर बाजारों में 1% की तेजी से दर्ज की गई थी। और BSE सेंसेक्स 1827.57 अंक उछालकर 77,569.39 पर, NSE निफ्टी 24,290 पर बंद हुआ। वही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 95.33 के स्तर पर बंद हुआ। और कॉर्पोरेट निवेश आदित्य बिरला ग्रुप का ओडिशा में 12,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। आदित्य बिरला ग्रुप ने चेयरमैन कुमार मंगलम के बिरला ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के साथ घोषणा किया। और कंपनी रायगढ़ जिले के कंसागुड़ा में अपने एल्यूमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह ग्रुप दोबारा पहले से किए जा रहे हैं 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त है। द हिंदू से लिया गया दोस्तों की गवर्नेंस से, ये पॉलिटी और गवर्नेंस से लिया गया है कि क्या है कि 130 संविधान संशोधन विधेयक पर JPC की सिफारिश है कि संयुक्त संसदीय समिति JCP ने संविधान 130 संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी समीक्षा पूरी कर लिया है। और JCP ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की है, जिसके तहत कोई प्रधानमंत्री, PM, मुख्यमंत्री, CM या मुख्य न्यायाधीश हिरासत जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है कि पद से उनसे सीधे निष्कासन या रिमूवल के बजाय उन्हें केवल निलंबित सस्पेंशन किया जाना चाहिए। और राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने और मंत्रियों को जवाबदेह तय करने के लिहाजे से इसे एक बड़ा नीतिगत कदम माना जा रहा है। और FCRA संशोधन विधेयक को गृह मंत्री का अध्यक्ष और विश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री की अमित शाह ने कैथोलिक विस्पन या कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के नेताओं को आश्वस्त किया है कि प्रस्तावित विदेशी अंशदान या विनियम संशोधन विधेयक 2026 FCRA बिल को पिछली तारीख से रेस्ट्रोस्पेक्शन लागू नहीं किया जाएगा। और ईसाई गैर सरकारी संगठनों NGO की चिंताओं को दूर करने के लिए गृह मंत्री ने कहा कि यदि कानून किसी भी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं है, तो जबकि वर्तमान में कुछ विदेशी चंदे लगभग 15% हिस्सा इन्हीं ईसाई संस्थाओं को पर्याप्त होता है। चर्चों पर हमलों को लेकर आपका प्रधानमंत्री का पत्र। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चर्चा की ईसाई संस्थानों पर उनके समुदाय के लोगों पर हो रहे कथित हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राइज एवं पार्टीशन पॉलिटिक्स के इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों को परेशान करने से रोके। और मतदाता सूची संशोधन SIR और राजनीतिक विवाद। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वैश्विक मतदाता संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में से लगभग 6.4% मतदाताओं के नाम हटाने जाने के डिलीट की खबरें सामने आई हैं। और इससे बड़े प्रशासन कदम को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि जब चुनाव आयोग और स्थानीय जिला प्रशासन जैसे
डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि केवल इन्हीं मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है और जिन्हें नाम इस प्रारंभिक ड्राफ्ट लिस्ट में गायब है। दिल्ली MSD तकनीकी में उलटफेर, स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट में असर पर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी IVP, भारतीय जनता पार्टी BJP प्राधिकारी विलय हो गया। इस विलय के बाद दिल्ली नगर निगम MCD के भीतर बोर्ड स्तरीय राजनीतिक और समिति को समीकरणों के में महत्व बदलाव आने को उम्मीद जताई जा रही है। 12 जुलाई 2026 को मुख्य आर्थिक खबरें, इकोनॉमी न्यूज, वैश्विक स्तरीय घटनाक्रम जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, वैश्विक तनाव और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमी, अमेरिका ईरान संघर्ष के कच्चे तेल पर संकट, अमेरिका होर्मुज जलमार्ग, मध्य स्ट्रेट होर्मुज में एक जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू किया है। जलमार्ग बंद होने से तेल आपूर्ति प्रभावित, ईरान की जवाबी कार्रवाई में इस महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया। अमेरिका ईरान संघर्ष बिगड़ने से भारत में तेल कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और वैश्विक स्तर पर एनर्जी शॉक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापार द्विपक्षीय समझौते, ट्रेड बायलैटरल एग्रीमेंट, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, भारत ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता CEPA-FTA इसी महीने में 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यवसायिक रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया परमाणु यूरेनियम समझौते, भारत ऑस्ट्रेलिया के नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को अमली जामा या पहनाया और जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम आपूर्ति की रास्ता साफ हो गया है। और घरेलू आर्थिक पहलू, डोमेस्टिक इकोनॉमी एस्पेक्ट, मानसून और महंगाई के जोखिम और भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे कृषि आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा खाद्य महंगाई प्रभावित हो सकती है। कि ड्रग्स और नकल के लिए कानून बदलाव की कायदा तेज आय प्रतिशत के बारे में कि बायोटेक से लिया गया दोस्तों GS3 ड्रग्स पर नकल के लिए कानून बदलाव की कायदा तेज, स्वापक या औषधि या मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट में बड़े संशोधनों की तैयारी के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ड्रग्स सिंडिकेट, अंतर्राष्ट्रीय तस्करों और ड्रग्स माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई और कठोर सजा सुनिश्चित करना है। बहुस्तरीय रणनीति, मल्टी लेयरेड स्ट्रेटजी की सख्त कानूनी प्रावधान, प्रस्तावित संशोधन के तहत कि करे ड्रग्स सिंडिकेट और तस्करों को बहुत कठोर सजा दी जाएगी। सब्सिडी जब्त करना, तस्करी को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया तेज व सख्त बनाया जाएगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ड्रग्स से जुड़े मामलों को की त्वरित निपटारे के फास्ट ट्रैक अदालतों के संगठनों में विचार किया जा रहा है। और सीमाओं पर मुस्तैदी की तकनीकी निगरानी, ड्रोन और आधुनिक उपकरण, भारत पाकिस्तान और भारत म्यांमार सीमाओं पर तस्करी रोकने के लिए ड्रोन या आधुनिक रडार और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। और समुद्री मार्ग पर नजर, समुद्री मार्ग के जरिए होने वाले ड्रग्स तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और जांच एजेंसियों में बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संयुक्त कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय नेतृत्व में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, कस्टम, DRI और CBI मिलकर काम करेगी। और रियल टाइम डेटा, खुफिया और जांच से जुड़े डेटा को रियल टाइम साझा करने के लिए एक मौजूद सिस्टम विकसित किया जा रहा है। और सरकार द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम कि करोड़ों का नशा नष्ट, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते समय में हजारों करोड़ रुपये के नस्ली पदार्थ को जब्त कर नष्ट किया गया है। और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में समन्वय के लिए विशेष नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU ड्रग्स जांच और सबूतों की वैज्ञानिक पुष्टों की क्षमता बढ़ने के लिए NFSU और अन्य प्रयोगशाला को आधुनिक बनाया जा रहा है। शिक्षा के मुकाबले खर्च चुकाने पर अधिक खर्च कर रहे हैं देश, आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। विकासशील देशों में शिक्षा के मुकाबले विदेशी खर्च चुकाने पर अधिक खर्च होने के गंभीर संकट को रेखांकित करती है। UN एक रिपोर्ट के हवाले बताया गया कि साल 2025 दुनिया के 113 विकासशील देशों में अपने शिक्षा बजट की तुलना में देश ऋण लोन की बजाय किस्त चुकाने पर कहीं अधिक धनराशि खर्च किया है। वित्तीय विविधता और मुख्य कारणों, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विवरण नीचे दिए गए। मुख्य आंकड़े क्या है कि ऋण का असंतुलन, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती के बाद विकासशील देशों में आर्थिक हालात और बिगड़ गए हैं। और शिक्षा बनाम कर्ज कतरन में ग्राफिक्स दिखाए गए हैं कि प्रमुख विकासशील देशों में शिक्षा के बजट जैसे 5.1% या 6.2% की तुलना में ऋण आयादगी की बोझ जैसे 14.9%, 16.1% काफ़ी भारी है। जैसे मजबूत सेवाओं में कटौती, अत्यधिक विदेशी कर चुकाने के दबाव में कारण इस देशों को अपने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। विकासशील देशों में इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या है कि जब कोई भी देश मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल के बजाय केवल ऋण अदायगी पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे निम्नलिखित गंभीर वित्तीय सामाजिक जोखिमों को सामना करना पड़ता है। आर्थिक विकास की धीमा होना, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है, स्टेगनेंट ग्रोथ, शिक्षा पर कम निवेश करने से भविष्य की कुशल कार्य बल या स्किल वर्कफोर्स तैयार नहीं हो पाती है और जिससे देश की दीर्घकालिक GDP वृद्धि दर घट जाती है। और गरीबी का दुष्प्रभाव, पॉवर्टी ट्रैप, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव, समाज के निचला तबका बुनियादी सुविधा की वंचित रह जाते हैं, जिससे आर्थिक असमानता अधिक गहरी हो जाती है। संप्रभुता और साख की संकट, सोवरेनिटी, लगातार कर्ज के चक्र में फंसे रहने और देश की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग की गिर जाती है, जिससे भविष्य में नए लोन मिलना मुश्किल और महंगा हो सक जाता है। इस संकट से निपटने के रणनीतिक वित्तीय उपाय, वैश्विक वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक तथा प्रभावित देशों को इस संकट को टालने के निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। ऋण पुनर्गठन, डेब्ट रिस्ट्रिक्शन, बाजार दरों की कम करने या भुगतान की अवधि को बढ़ाने के लिए ऋणदाताओं के देशों के साथ बातचीत करना। और डेब्ट फॉर एजुकेशनल या स्वैप, डेब्ट फॉर एजुकेशन स्वैप, ऐसा वित्तीय तंत्र जिसमें वित्तीय
विदेशी कर्ज का एक हिस्सा इस शर्त पर माफ कर दिया जाता है कि वह राशि देश के भीतर शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की जाएगी। राजस्व संवर्धन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, आंतरिक कर प्रणाली, टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना ताकि बाहरी उच्च निर्भरता कम हो सके। आकार लेती विवक्षी कथा, ये संपादकीय न्यूज द हिंदुस्तान से लिया गया। आइए पढ़ते हैं कि संपादकीय लेख में क्या है कि जिसे वरिष्ठ पत्रकार शशि खेर ने एक नियमित कॉलम में लिखा है कि मुख्य विषय पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक असमानताएं क्या है कि वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़े आर्थिक विषमताएं इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि किसी तरह दुनिया भर में औसत संपत्ति को बढ़ रही, लेकिन आम आदमी की वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट आ रही। रिपोर्ट का हवाला लेख में केपजी मिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के आंकड़े का हवाला देते हुए इस गंभीर संकट को रेखांकित किया है कि अमीरों की संपत्ति में वृद्धि। लेख में चर्चा की गई कि एक तरफ एलन मस्क जैसे नए उद्योग प्रारंभिक रसोई को पीछे छोड़ रही हैं, वही भारत में करोड़पति और हायर नेटवर्क विजिबल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और मध्य और निम्न वर्ग की संकट देश में बढ़ती इस खाई के कारण मध्य वर्ग और हताश बढ़ रही है और आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे मजबूत लोगों के जीवन अत्यधिक कठिन या ध्रुव होता जा रहा है। और रोजगार की चुनौतियां दाहिने और दिए गए चित्र में तराजू को ग्राफिक्स के माध्यम से समाज में मौजूद गहरे आर्थिक असंतुलन और न्याय के अभाव को दर्शाया गया है। कि जापान में पुनः उपयोग योग रॉकेट का सफल परीक्षण, आईपीएस न्यूज के बारे में सैनटेक से लिया गया जीएसटी। जापान द्वारा पुनः उपयोग योग रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री संयुक्त रूप से विकसित अपने प्रायोगिक पुनः उपयोग रॉकेट आरवीएक्स का पहला सफल परीक्षण किया। परीक्षण से जुड़ी मुख्य बातें क्या है कि परीक्षण का स्थान यह सफल परीक्षण पूर्वोत्तर जापान में अकिता प्रांत में स्थित नोशिरो परीक्षण पर से किया गया है। उड़ान का विवरण 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट से भी कम समय चली। इस उड़ान के दौरान रॉकेट करीब 10 से 11 मिनट की ऊंचाई तक गया। इसके बाद इसने हवा में कुछ देर स्थिर हाई पर रहकर क्षैतिज रूप से लगभग 16 किलोमीटर दूर तक की और सीधे स्थिति बनाए रखते हुए वापस सुरक्षित लैंडिंग की। रॉकेट का आकार इस प्रयोग या प्रोटोटाइप रॉकेट का व्यास 1.8 मीटर और लंबाई 7.3 मीटर है, जिसमें चार शॉक ऑब्सेसर लैंडेड गियर बनाए गए हैं। और वैश्विक संदर्भ में की प्रतिस्पर्धा स्पेस एक्स की चुनौती, इस तकनीक या मुख्य उपयोग अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की भारी लागत को कम करता है और वर्तमान में रीयूजेबल रॉकेट के बाजार में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का दबदबा है। और चीन के ठीक एक दिन बाद यह परीक्षण इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चीन दोबारा अपने रीयूजेबल रॉकेट के सफल परीक्षण की घोषणा के ठीक एक दिन बाद जापान ने यह कामयाबी हासिल की। भविष्य की योजना, जापान ने अपने वर्तमान एकल उपयोग सिंगल यूज वाले प्रमुख H3 रॉकेट की लॉन्चिंग लागत कम करने के लिए इस तकनीक को अगले दशक या 2020 या 30 के शुरुआती वर्षों तक पूरी तरह विकसित करना चाहता है। सिंधु बेसिन से पाकिस्तान जाने वाला पानी 17% घटा। पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में कि सिंधु जल संधि वाटर ट्रीटी के संदर्भ में भारत से पाकिस्तान जाने वाली 17% की कमी होने तो उसके कारण पाकिस्तान में उत्पन्न हुई कृषि व जल संकट की जानकारी दी है। कि पानी में गिरावट क्या कि सिंधु बेसिन से पाकिस्तान जाने वाली पानी में 17% कमी दर्ज की गई। इस वजह से वहाँ के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में खरीफ या मानसून फसलों की बुआई पर बेहद गंभीर असर पड़ रहा है। और पृष्ठभूमि क्या है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक जल संबंध 1960 में हुआ था, जिसके तहत नदियों में पानी का बंटवारा तय किया गया था। और कथन दिए गए नक्शे से सिंधु नदी उद्योगम स्थल या मानसरोवर झील के पास से लेकर भारत, लेह लद्दाख और पाकिस्तान के बहाव के क्षेत्र को दर्शाया गया है। परियोजना का प्रभाव, रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा सिंधु नदी प्रणाली बनाई जा रहे विभिन्न जल विद्युत और भंडारण परियोजना के कारण निचले इलाकों पाकिस्तान में पानी का प्रभाव प्रभावित हुआ है और औसतन 48,000 क्यूसेक पानी मिलता था, जो अब घटकर काफ़ी कम रह गया है। और राजनीतिक व रणनीतिक मोर आतंकी घटनाओं के बाद भारत ने आतंकी और पानी साथ नहीं चल सकते नीति अपनाते हुए अपने हिस्सों में पानी का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाएं और जिससे पाकिस्तान की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। ये भी बायोटेक या सैनटेक से लिया गया दोस्तों कि यह भी हेल्थ से रिलेटेड है। कि आइए पता है कि इसके ये अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन इसके बारे में है। कि आइए पता न्यूज़ के बारे में कि दैनिक जागरण स्वास्थ्य समाचार से लिया गया है कि ये अंदर की बात है कि अगर हमारे शरीर में अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन है तो इसे कैसे समझे। कि शरीर के भीतर होने वाले क्रोनिक या एक्यूट सूजन के लक्षण या कारण, उसकी पहचान, आवश्यक रक्त परीक्षण या ब्लड टेस्ट की विस्तृत जानकारी है। कि सूजन क्या है, संक्रमण या चोट या बीमारी के खिलाफ या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सूजन के प्रकार, एक्यूट अचानक होने वाले सूजन जो समय के साथ ठीक हो जाता है। क्रोनिक लंबे समय तक बनी रहने वाले अंदरूनी सूजन जो हृदय रोग या अर्थराइटिक्स, गठिया या डायबिटीज या किडनी की बीमारी का कारण बन सकती है। अंदरूनी सूजन के मुख्य कारण खराब नींद, अत्यधिक तनाव या बार इन्फेक्शन होना, प्रोसेड या जंक फूड, विटामिन सी की कमी और मोटापा, धूम्रपान और शारीरिक निष्क्रियता। सूजन की पहचान के लिए मुख्य टेस्ट या कौन टेस्ट हैं। लेख में निचले हिस्से में अंदरूनी सूजन का पता लगाने के लिए 5 प्रमुख ब्लड टेस्ट या सामान्य या रेफरेंस रेंज की गई है। पहला है कि टेस्ट का नाम या ब्लड टेस्ट या वितरण या समान रेंज दिया गया। पहला है कि HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, हृदय रोग और अंदरूनी सूजन के जोखिम को मापने के लिए समान रेंज।
कि 1.0 से कम होना, कम ml कम जोखिम है, यदि कम रेंज हो 0.1 से कम जोखिम है। दूसरा है कि CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन शरीर में समान संक्रमण या तीव्र सूजन की जांच के लिए समान रेंज से 0.3 mgl या इसका समान रेंज कितना होना चाहिए, 0.3 से ml से कम होना चाहिए या 10 ml से कम mgl से कम होना चाहिए लैब के अनुसार। ESR एथ्रिटोसाइट या सेडिमेंटेशन रेट यह दर्शाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कितनी जल्दी नीचे बैठती है और सूजन में यह दर तेज हो जाती है। समान रेंज पुरुषों में 0 से 5 mmHg और महिला में 0 से 20 mmHg की। CBC क्या है कि कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स और विशेषकर WBC सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या जांचने के लिए जो इन्फेक्शन होने पर बढ़ जाती है। फेरेटिन यह शरीर में आयरन स्टोर को दर्शाता है, लेकिन ये एक्यूट फेज या रिएक्टिव होने के कारण सूजन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो समान रेंज पुरुषों में 30 से 400 ngml, महिला में 5 से 200 ngml। अनुस्वास्थ्य अपडेट की मांसपेशियों को युवा रहेगा व्यायाम, रोजाना एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों की कार्यशीलता बढ़ती है और DEAF ओपोक्सो जैसे प्रोटीन एक्टिव होते हैं जो उम्र के असर को कम करते हैं। और LDC LDL और एपोस बी टेस्ट क्या है बेहतर, हृदय स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल की सटीक स्थिति जानने के लिए एपिलोप्रोटीन बी टेस्ट को ज़्यादा बेहतर सटीक माना गया है। एल्जाइमर की जानकारी देगा ब्लड टेस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के शोध के अनुसार रक्त में मौजूद कुछ विशिष्ट NRA स्तरों की जांच से शुरुआती एल्जाइमर का पता लगाया जा सकता है। भारत में 20% व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। हाइपरटेंसी सेंटेक्स से बायोटेक से लिया गया। दोस्तों, भारत में युवा को व्यक्तियों में तेजी से बढ़े उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला गया। हालिया रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 के आंकड़ों के अनुसार आधार पर चिंताजनक रिपोर्ट साझा की है। मुख्य बिंदु ये बातें क्या है, आंकड़ा कि 20% अधिक व्यक्ति प्रभावित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20% व्यक्ति या 15 वर्ष से अधिक वायु इस बीमारी से पीड़ित है। लैंडिंग आंकड़े के जेंडर वाइज डाटा NFH6 2023 से 24 सर्वेक्षण के अनुसार 19.4% महिलाएं और 22.1% पुरुष उच्च रक्तचाप की समस्या का सामना कर रहे हैं। और साइलेंट किलर चिकित्सा और विशेषज्ञों ने जैसे डॉक्टर राहुल चंदोला का कहना है कि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते और लोगों को इसका पता तब चलता है जब वे किसी अन्य जांच के लिए जाते हैं या फिर तब जब या दिल या किडनी की गंभीर बीमारी सामने आ जाती है। कि बढ़ता प्रभाव समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं बल्कि कम उम्र वाले युवा और ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। मुख्य कारण है कि आधुनिक खराब जीवन शैली, तनाव, स्ट्रेस, मोटापा, शारीरिक सक्रियता में कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और भोजन में नमक की अत्यधिक मात्रा इसके मुख्य कारण है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के तीन उपाय। कोर प्रिवेंटिव एक्शन, यदि आपके परिवार में कोई इस समस्या से बचना या इसे नियंत्रित करना चाहता है तो डॉक्टर के अनुसार ये 3 कदम उठाने चाहिए। आहार में बदलाव, डाइटरी कंट्रोल, भोजन में सोडियम नमक की मात्रा कम करें और प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड या पैकेज खाद्य पदार्थों से या बचे या ताजे फल या सारी सब्जियां को अधिक सेवन करें। और नियमित शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी, शरीर में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर का व्यायाम जैसे तेज चलना या ब्रिस्क वॉकिंग, योग या साइकिल चलाना दिनचर्या में शामिल करें। और समय पर नियमित जांच करें। रेगुलेशन स्क्रीनिंग, घर पर डिजिटल ब्लड प्रेशर या मॉनिटरिंग रखें और समय समय पर इसकी जांच करते रहे। और खासकर यदि परिवार में पहले से किसी को उच्च रक्तचाप या दिल का बीमारी रही हो तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों। डबल इंजन या ईंधन आय पढ़ते हैं। डबल इंजन या ईंधन आय पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। यह भारत सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की नीति पर उसे जुड़े चौतरफा या चिंताओं पर केंद्रित है। मुख्य शीर्षक है कि सरकारी तर्क डबल ईंधन नीति लेख का आकर्षक डबल ईंधन या डबल फ्लेक्स फ्यूल व्यवस्था पर है। सरकार का पक्ष है कि सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से विदेशी ईंधन या क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी ईंधन को बढ़ावा मिलेगी और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और करीब 12 लाख करोड़ रुपये की आयात बिल में कटौती होगी और अर्थव्यवस्था को गति। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने का एक अचूक हथियार मान रही है। और उपभोक्ता और कार्यकर्ताओं के सवाल, जयपुर आर्थिक बोझ। कार्यकर्ताओं को और उपभोक्ताओं को मंचों का आरोप है कि आम जनता को बिना पूर्व सूचना या तैयारी के मिश्रण को अपनाने का मजबूत कर दिया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रही है। वाहनों की उम्र पर असर, पेट्रोल में 20% एथेनॉल या E20 मिलाने से गाड़ियों के पुराने इंजन या पाइपलाइनों या कॉर्पोरेटरों और प्लास्टिक रबर के पुर्जों के समय से पहले खराब होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे वाहनों की उम्र घट रही है। और व्यवहारिक एवं जमीनी चुनौतियां, बहुवैकल्पिक प्रणाली संभव नहीं है, लेकिन निचले इसमें स्पष्ट किया गया है कि जमीनी चुनौतियों को देखते हुए पेट्रोल पंप शुद्ध पेट्रोल बिना एथेनॉल E20 को अलग विकल्प देना फिलहाल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ईंधन दक्षता में गिरावट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि एथेनॉल मिलाने से वाहनों की औसत गति या माइलेज में करीब
5% तक की गिरावट आती है। हालांकि इससे इंजन पर कोई विपरीत सीधा असर नहीं पड़ता है। वैश्विक उदाहरण ब्राज़ील से तुलना। ब्राज़ील का मार्गदर्शक मॉडल में ब्राज़ील उदाहरण दिया गया है कि 1970 के दशक में एथेनॉल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ब्राज़ील में वर्तमान में गाड़ियों से 32% इथेनॉल से लेकर 100% इथेनॉल का प्रयोग सफलतापूर्ण किया जा रहा है, जिसे भारत अपने लिए एक मॉडल के रूप में देख रहा है। कि थैंक यू दोस्तों कि इथेनॉल, जहाँ तक इथेनॉल मिलाने के बाद जहाँ ब्राज़ील 100% इथेनॉल मिलाने की कामयाबी हासिल करी, वही भारत इस मॉडल के रूप में अपना सपना देख रहा है। भारत अभी 20% इथेनॉल पर काम कर रहा है, जबकि ब्राज़ील ने 100% इथेनॉल पर हासिल कर लिया। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज़ में